हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर चुके थे। अब हमें बात करनी है हाइड्रेशन एंथैल्पी की। एनसीईआरटी लाइन कह रही है जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। एक्चुअली हाइड्रेशन एंथैल्पी है क्या? जब वो पानी में डालते हैं तो मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल इनको अपनी चारों तरफ घेरता है तो उसकी वजह से जो रिलीज ऑफ एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो कह रहा है जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तैसे तैसे इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। इसको मतलब समझने के लिए आम जुबान में हम ऐसे कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा छोटा बच्चा होता है उतना सबको प्यारा होता है, उसको सभी लोग खिलाते हैं। और जब अब कोई बड़ा बच्चा हो उसे कौन खिलाना चाहेगा? कोई नहीं खिलाना चाहेगा। बट अगर बच्चा छोटा रहे उसे हर कोई गोद में लेना चाहता है, हर कोई खिलाना चाहता है। अच्छा, अगर आप छोटा बच्चा है उसे आप गोद में लेके हर कोई खिलाना चाह रहा है तो फिर उसे एक घर से दूसरे घर जाने में काफ़ी तकलीफ, काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी लेट लगेगा। क्योंकि एक फैमिली मेम्बर में जितने लोग हैं हर कोई उसे बारी बारी से खिलाएगा। हालांकि अगर वहीं कोई बड़ा लड़का है, उसे कहीं भगाना है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसे जहाँ लात मारे वहाँ तुरंत पहुँच जाएगा। तो इससे अब इसके देखिए हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से अब इसमें लिथियम सबसे छोटा है तो लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे मैक्सिमम होगी। इसकी वजह से ये अकेला पूरे ग्रुप वन का हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। इसके बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाए। अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब चीज़ है वो हम देख लेते हैं अभी। देखिए, पहली बात करते हैं हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी लिथियम। देखिए मतलब केटायन के फॉर्म में आ जाएंगे तो हमें मालूम ही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। हम ये अभी बात कर चुके हैं कि ये अकेला है ग्रुप वन का जो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। इसके अलावा जितने भी सॉल्ट होते हैं चाहे सोडियम के हों, पोटेशियम के हों, रुबिडियम के हों, सीजियम के हों, ये एनहाइड्रस रहते हैं। इनके जो क्लोराइड होते हैं वो एनहाइड्रस होते हैं। सिर्फ लिथियम अकेला हाइड्रस सॉल्ट बनाता है, वो भी .2H2O। अब अगर आप बात करें हम नीचे हाइड्रेशन एनर्जी की, तो अभी मैं बता चुका हूँ कि हाइड्रेशन साइज का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर जो है हाइड्रेशन एनर्जी की भी है। कि मतलब जितना ज़्यादा घेरेंगे उसे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जो उतनी ज़्यादा साइज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन साइज का ऑर्डर सेम है, जितना ज़्यादा छोटा उतना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन साइज। अब बात करते हैं मोबिलिटी या कंडक्टिविटी। देखिए, मोबिलिटी की बात करें या कंडक्टिविटी की बात करें, दोनों एक तरफ मान लीजिए सेम चीज़ें हैं। क्योंकि जो मोबाइल होगा कंडक्ट करना क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराना। तो जो जितना ईजिली मूव कर पाएगा, जितना कम बधा होगा उतना अच्छा मोबाइल होगा, उतना अच्छा कंडक्टर होगा। तो वही सेम है कि जो छोटे वाले ये बधे होंगे तो ये ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे, तो इनकी मोबिलिटी भी कम होगी और इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। तो अगर मोबिलिटी या कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो इस साइज के साथ क्या होगा, ये मोबिलिटी या कंडक्टिविटी दोनों क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रुप वन के मेटल जितने होते हैं सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल होते हैं। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज दीज एलिमेंट्स सो हैव लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। यानी इनकी डेंसिटी कम होती है। देखिए अब यहाँ पे भी एनसीईआरटी अगर नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप वन की डेंसिटी ज़्यादा होती है या कम होती है, तो कम होती है। ऑर्डर बाद में, ऑर्डर तो अभी हम देखेंगे ही, बट ये सीधा सवाल पूछ सकता है कि इनकी डेंसिटी कम या ज़्यादा, तो हम क्या कहेंगे, इनकी डेंसिटी कम होती है। अब अगली लाइन में कह रहा है कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि पोटेशियम जो लाइटर देन द सोडियम। अब इसके लिए कोई भी ट्रिक बनाना गलत बात है क्योंकि नॉर्मली इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बस एक एक्सेप्शन है कि पोटेशियम की डेंसिटी जो है वो सोडियम से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अगर हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कली मेटल आर लो, indicating weak metallic bonding due to the presence of the only single valence electron in them। यानी इनके बाहर इनके वैलेंस शेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, वीक होती है। अब आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तैसे तैसे इनके अंदर की बॉन्डिंग भी वीक होती है। अब जब बॉन्डिंग वीक होती है तो इनकी मेटेलिक पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लिहाजा इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप जाने पे इनकी मेटेलिक पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों दोनों डिक्रीज होगी क्योंकि इनके अंदर की बॉन्डिंग क्या हो, वीक हो रही है। बॉन्डिंग वीक क्यों हो रही है, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो इतनी स्ट्रॉन्ग मतलब अट्रैक्शन इनके प्रोटॉन से नहीं हो पाता है। अगली लाइन की था एल्कली मेटल एंड दियर सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्ड टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। एक्चुअली होता क्या है कि जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहर इनके एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी पाने पे जल्दी से निकल जाते हैं। अब मालूम है कि हर एनर्जी, अब ये जो कुछ किसी वेवलेंथ की एनर्जी से निकलते होंगे, अब जिस वेवलेंथ की एनर्जी से निकलते होंगे उस वेवलेंथ की अपनी एक कलर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कलर शो करेंगे। दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी लेवल।
ये हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उस वेवलेंथ यानी उस वेवलेंथ को रिलीज करते हुए आते हैं। अब उस वेवलेंथ की जो कलर है, उस वेवलेंथ का जो कलर होगा वो हमारे आंखों से दिखेगा। तो व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक्स टू द ग्राउंड स्टेट देयर इज एमिशन ऑफ रेडिएशन इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी तो वो अपना एक पार्टिकुलर कलर शो करते आते हैं। हालांकि अब इसे ऑक्सीडाइजिंग फिल्म से हम पहचान सकते हैं कि हम कौन से मेटल की बात कर रहे हैं। आप कलर की बात करें यहाँ पे तो देखिए मेरी ख़राब सी ट्रिक है, उसमें भी आपको काम कर जाए कि लेकर नाजी कभी रब रेड वाइन से बचाए। लीकर, लीकर मतलब लिथियम क्या है, क्रिप्सन रेड। नाजी यानी गोल्डन येलो, ये जो कलर होता है सोडियम का मैं गोल्डन येलो याद किया हूँ। तो नाजी यानी सोडियम, ना मतलब सोडियम, जी गोल्डन येलो। कभी के से हो गया पोटेशियम, वी यानी वी से हो गया वायलेट। रब रेड वाइन से बचाया, रब रेड वाइन यानी रब रेड और ये वायलेट क्या होगा, वाइन से बचाए। इससे आपको इनको इन सभी का पार्टिकुलर लुक का कलर मालूम हो जाएगा। अल्कली मेटल कैन दियर फोर बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट, उनके हम फ्लेम टेस्ट उन्हें पहचान सकते हैं। एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक अलग सा मेथड होता है, फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कौन से वेवलेंथ से कौन से लैम्डा लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसकी मदद से हम इनको पहचान सकते हैं। दीज एलिमेंट व्हेन इरिटेटेड विद द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड मे बी सफिशिएंट टू मेक एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, यानी अगर उतनी एनर्जी पा गए कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, तो अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे, और जब वापस आएगा तो एक पार्टिकुलर कलर को मतलब एक पार्टिकुलर कलर शो करेगा। अब देखिए एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ग्रुप 1 का, अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो ये तो हम आप सभी को याद ही होगा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एटॉमिक मास में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता ही चुके हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। हाइड्रेशन इंथैल्पी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ये प्लस साइन मतलब बार इससे पहले आयनाइजेशन से पहले कोई चार्ज नहीं, तो हम प्लस मान सकते हैं। तो ये प्लस शो कर रहा है कि इन्हें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है ये रिलीज हो रही है। अगर मेटेलिक रेडियस की बात करें तो इंक्रीज कोई एक्सेप्शन नहीं, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही कोई एक्सेप्शन नहीं, मेटेलिक या बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली डिक्रीज हो रहा है कोई एक्सेप्शन नहीं है। डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके बीच की बॉन्डिंग वीक होती जा रही है। डेंसिटी के अंदर आपको मालूम है सोडियम पोटेशियम एक एक्सेप्शन, इसके अलावा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली इंक्रीज होता जाएगा। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है ये आप दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर भी इतना ख्याल रखें कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिथियम होता है और सबसे कम क्या होता है, सोडियम होता है। बाकी अकरेंस के बारे में बता ही चुके हैं। अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी, द अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द दियर लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन इंथैल्पी, द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी इनके बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाता है, जिसके तहत इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। ये नॉर्मली एयर से रिएक्शन कर जाते हैं और अपना कलर को डिफेम कर देते हैं, एक ऑक्साइड बना लेते हैं। हालांकि अगर हल्का सा मॉइस्चर पाएँ तो हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और हालांकि अगर इन्हें हम मतलब खुले आसमान में खुले जगह छोड़ दें तो ये कार्बोनेट बना लेंगे। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ग्रुप 1 के मेटल को बाहर छोड़ दें तो फिर वो ऑक्साइड भी बनाएगा, हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, कार्बोनेट भी बनाएगा, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में CO2 भी होता है। दे बर्न विग्रेसली इन द ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड, लिथियम जो है सबसे छोटा सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाएगा, सोडियम जो है ये पर ऑक्साइड बनाएगा, एंड अदर मेटल बाकी जो उससे बड़े वाले हैं वो क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। द सुपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है O2 मतलब पावर माइनस आयन, स्टेबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज कीटाइन सच एज रुबिडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यानी कह रहा जो सुपर ऑक्साइड है ये सिर्फ लार्ज वाले मेटल के साथ स्टेबल होगा। लार्ज वाले मेटल की बात करें हम तो पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, और छोटों के साथ छोटा स्टेबल। अभी आप आगे अगर ऑर्डर पढ़ने वाले हैं तो जो ऑक्साइड है इसकी स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि ये सिर्फ लिथियम के साथ स्टेबल होगा। फिर पोटेशियम सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाने लगे, पर ऑक्साइड बनाने लगेगा, फिर नीचे वाले अपने पर सुपर ऑक्साइड बनाने लगेंगे। तो यानी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ बताया है, देखिए अगर हमारा सोडियम बनाएगा, देखिए अगर लिथियम, तो लिथियम नॉर्मली एक सिंपल सी ऑक्साइड बनाएगा, हम ऑक्साइड कहते हैं। हालांकि देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है
और ऑक्सीजन का -2 है। यहाँ पे भी देखें सोडियम का +1 ही रहेगा, हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें पोटेशियम की और मतलब सुपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे भी जो मेटल है, चाहे वो पोटेशियम हो, रुबीडियम हो, सीजियम हो, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही रहेगा। ये नीट 22 का क्वेश्चन है, उसमें इसने मतलब एक ऑप्शन एक लाइन में दे रखा था कि जो अपना पोटेशियम जो सुपर ऑक्साइड बना रहा है इसके अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 रहेगा। तो हमें गलत लाइन पहचाननी थी, तो वही लाइन गलत थी। देखिए आगे एनसीईआरटी लाइन कह भी रही है कि इन ऑल दीज ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एल्कली मेटल इज +1। लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद द नाइट्रोजन of the air to form nitride Li3n as well because of their high reactivity toward air and water alkali metal kept in the kerosene oil। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी आप पढ़े थे डायगोनल शिप रिश्तेदारी, डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये इनकी डायगोनल रिलेशनशिप जो लिथियम की होती है वो ग्रुप 2 के मैग्नीशियम के साथ होती है। तो ये अपने मोस्टली कैरेक्टर जो है मतलब अपने इनके जो मोस्टली जो सिमिलरिटी जो होती है ठीक ठाक मैग्नीशियम के साथ होती है। तो ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाता है। ये ख्याल है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाएगा नाइट्राइड। और लिथियम नाइट्राइड बना क्यों रहा है? क्योंकि एक तो इसका एनोमलस बिहेवियर है जो हम बता चुके हैं, मतलब अपने ग्रुप से हटके बिहेवियर शो कर रहा है। और एक जो इसकी डायगोनल रिलेशनशिप है मैग्नीशियम के साथ, डायगोनल रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार कौन है? तो एक है आयनिक साइज एंड या और मतलब चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। तो इस बात को ख्याल रखना। हालांकि पूरा ग्रुप 1 की बात करें तो ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इन्हें हमें किस में रखना होता है? इसको हम नॉर्मली केरोसिन ऑयल में रखते हैं। फिर देखिए वही क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द पोटेशियम इन द KO2 यानी सुपर ऑक्साइड की बात कर रहा है +1। देखिए डायरेक्ट 22 में एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन था। अब बात करें हम रिएक्टिविटी विद द वाटर, तो ये वाटर से रिएक्ट करके नॉर्मली क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ऑक्सीजन क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। यानी हमें इतना ख्याल रखना है कि जो ग्रुप 1 के मेटल हैं ये वाटर से रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ में हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की बात किया है, कह रहा है कि जो लिथियम है इसकी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल बचे हुए से सबसे ज़्यादा निगेटिव है, हालांकि वाटर से लेस विग्रस रिएक्शन करता है। और दिस इज बिहेवियर लिथियम इज एट्रीब्यूटेड टू द इट्स स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी। तो कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है, फिर भी ये वाटर से लेस विग्रस रिएक्शन करता है। कह रहा है इसकी वजह इसका मतलब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है लिथियम क्या है? स्मॉल साइज और वेरी हाई हाइड्रोजन एनर्जी। अदर मेटल ऑफ द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद द वाटर। बाकी मेंबर ऑफ द ग्रुप जो हैं अगर इन्हें वाटर में डालोगे तो एक एक्सप्लोसिव करके रिएक्शन करेंगे, धमाका करके। अभी देखिए जैसे जैसे आप हमारे मतलब पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी आगे हमारे पास बहुत एक्सप्लोसिव कंपाउंड आने वाले हैं, उनको हम ऐसे ही आपको याद करा देंगे। जैसे XeO3 आएगा या मतलब और भी आएंगे, क्लोरीन की सारी ऑक्साइड्स आएंगी, जितनी भी आएंगी मतलब फिर आपको इस तरह याद हो जाएगा कि फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे वो चीज़ें आएंगी हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारी इतनी बात है कि अगर ये जो बाकी लिथियम को छोड़ के बाकी जो बचे हुए मेंबर हैं ये अगर क्या नाम है वाटर से रिएक्शन करेंगे तो काफ़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शन करेंगे। कह रहा है दे ऑल्सो रिएक्ट टू द प्रोटॉन डोनर सच द अल्कोहल। कह रहा है ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं ये प्रोटॉन डोनर, चाहे अल्कोहल हो, चाहे गैसेस अमोनिया हो, चाहे अल्काइन हो, यानी ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले हैं जो ईजिली अपने हाइड्रोजन को रिलीज करते थे उनसे रिएक्शन कर लेंगे। अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करें हाइड्रोजन के साथ तो द अल्कली मेटल रिएक्ट विद द डाई हाइड्रोजन एट द 673। हालांकि लिथियम किस पे रिएक्शन करेगा? 1073। फिर देखिए यहाँ पे वही बात आ गई कि नॉर्मली देखो ये मतलब देखो जितने नीचे जाओगे बॉन्डिंग उतनी वीक होगी, उतनी जल्दी रिएक्शन करेंगे। हालांकि जो ऊपर वाला है उसकी बॉन्डिंग नीचे वाले से हल्की सी ज़्यादा है, तो देखो नीचे वाले सारे कम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे हैं, जबकि लिथियम सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा है, 1073 ले रहा है टू फॉर्म हाइड्राइड। ऑल द अल्कली मेटल हाइड्राइड आर आयनिक सॉलिड। देखिए सारे सारे अल्कली मेटल के हाइड्राइड क्या है? एक आयनिक सॉलिड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करने ग्रुप 1 के मेटल को हमें इतना ख्याल रखना है कि ये जो रिएक्शन करते हैं ये जो मतलब कंपाउंड बनाएंगे हाइड्राइड बनाएंगे ये आयनिक सॉलिड होगा, पहली बात। अब आयनिक सॉलिड होगा और इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेंगे? काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अब अगर बात करें हम रिएक्टिविटी टुवर्ड द हैलोजेंस, या हैलोजेंस जो रिएक्शन करते हैं, तो अल्कली मेटल रेडियली रिएक्ट विग्रेसली विद द हाइलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड MX।
हाउएवर लिथियम हैलाइड आर सम वॉट कोवलेंट। अब देखिए यहाँ पे फिर वही फैजान्स रूल हमारा अप्लाई होगा। फैजान्स रूल अगर ना मालूम हो आपको तो मैं बता दे रहा हूँ कि स्मॉलर द केटायन लार्जर द एनायन ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे सबसे छोटा केटायन कौन हुआ? लिथियम हुआ। तो लिथियम का स्मॉलर द केटायन लार्जर द एनायन ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले एनायन की, अगर मान लो एनायन को कॉमन भी ले लें तो लिथियम सबसे छोटा केटायन है, तो इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। तो फिर वही बात हो गया कि lithium halide are somewhat covalent. It is because of the high polarization capability of lithium ion. अच्छा जो मतलब कहते हैं जो स्मॉलर द केटायन, जो केटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो एनायन को पोलराइज करेगा। और जो जितना बड़ा एनायन होगा उसकी पोलराइजिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इट्स बिकॉज द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ द लिथियम आयन द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन बाय द केटायन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना उसका पोलराइजेशन कहलाता है। द लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज and high tendency to distract electron around the negative halide ion, since anion with the large size can easily be distorted among the halide. Lithium iodide is the most covalent in nature. यानी वही लाइन जो मैं पहले बोल गया हूँ फजान्स रूल वाली कि स्मॉलर द केटायन लार्जर द एनायन ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर, वही बात यहाँ पर आएगी। एनायन में सबसे बड़ा कौन हुआ? आयोडाइड। केटायन में सबसे छोटा कौन हुआ? लिथियम। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कौन सा कंपाउंड शो करेगा? लिथियम आयोडाइड। अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो देखिए रिड्यूसिंग नेचर यानी ये दूसरों को रिड्यूस हो रहा है और खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा ख्याल से देखना पड़ेगा कि द एल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यानी इन ये बहुत जल्दी अपना कैटायन बनाना चाहेंगे, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, यानी खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, यानी दूसरों को रिड्यूस करना चाहेंगे। तो लिथियम बीइंग मोस्ट एंड सोडियम द लीस्ट पावरफुल। अभी मैं टेबल में बताया था, कितना बस ख्याल रखना है कि सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है हमारे लिथियम का, सबसे कम किसका होगा? सोडियम का। इसके अलावा इसमें कोई भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑर्डर याद करने का मतलब नहीं था, खैर इस चैप्टर में तो नहीं था। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर द रिड्यूसिंग। अब जो मेजर है, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारे मेजर से रिड्यूसिंग पावर को नापने का, ओवरऑल चेंज नापने के लिए हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहला देखते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, यानी जो मेटल है कितना एनर्जी देने पर गैसियस फॉर्म में आ जा रहा है, और फिर वो गैसियस फॉर्म में आने के बाद कितना एनर्जी देने पर अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, आयनाइजेशन थेरेपी, और फिर उसको वाटर में डालने पर कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। ये तीनों एनर्जियाँ जो हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं इसके रिड्यूसिंग नेचर को नापने के लिए। पहला क्या? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी देने पे गैसियस फॉर्म में आ जा रहा है। दूसरा क्या? आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी देने पे अपने आयनिक फॉर्म में आ जा रहा है। तीसरा क्या? हाइड्रेशन इनथैल्पी, यानी पानी में डालने पे कितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है। ये तीनों ही एनर्जियाँ रिस्पॉन्सिबल हैं इसके रिड्यूसिंग नेचर के लिए। विद स्मॉल द साइज ऑफ द आयन, lithium has the highest electron enthalpy, which account for the हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल एंड इट्स हाई रिड्यूसिंग पावर। देखिए अगर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं लाइन बताना चाहूँगा यहाँ पे, अभी समझ जाएंगे आप कि देखिए सब्लिमेशन एनर्जी क्या थी कि वो एनर्जी दें ताकि अपने गैसियस फॉर्म में आयन आ जाएँ, गैसियस फॉर्म में आ जाएँ। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि जो हमें एनर्जी दें ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कि वाटर में कितना एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज करता है वो कौन है? लिथियम है, क्योंकि लिथियम क्या सबसे छोटा है, लिहाजा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और यही वजह है कि इस पूरे ग्रुप वन में इसका जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होता है? सबसे नेगेटिव होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का तो खैर नहीं है, तो बाकी जब दूसरे चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, तो अल्कली मेटल डिजॉल्व इन द लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन। यानी अगर आप ग्रुप वन के किसी भी मेटल को आप अमोनियम डालेंगे तो उसके अंदर ब्लू कलर आएगा और एक कंडक्टिंग इन नेचर होगा, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा इसका होगा कंडक्टिंग नेचर होगा। अगर आप ख्याल से देखें तो देखिए मेटल है प्लस अमोनिया है, पहले ये मेटल अमोनेट बना रहा है प्लस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बना रहा है, मेटल अमोनेट प्लस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। तो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी जो कलर है, बात सुनिए, जो कलर ये कौन शो कर रहा है? अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, विच एब्जॉर्ब द एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट। यानी ये किसी विजिबल रीजन में लाइट को मतलब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे ये कलर शो कर रहा है। कौन सा कलर शो कर रहा है? ब्लू कलर शो कर रहा है, एंड दस इम्पार्ट ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन।
द सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक, कैसा सॉल्यूशन था, पैरामैग्नेटिक, एंड ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। कह रहा है जब बहुत देर तक आप छोड़े रहेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, यानी जो अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन था ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेगा और क्या बना लेगा, मेटल एमाइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए एक आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है, फिर भी अगर मतलब याद ना रखो, बस हल्का सा दिमाग में रहे चलते चलते, कि जो नॉर्मली ग्रुप वन के जितने मेटल हैं वो सारे के सारे क्या बनाएंगे, मेटल के साथ क्या बनाएंगे, एमाइड बनाएंगे। लेकिन जो अपना लिथियम है वो अपना इमाइड बनाएगा, तो लिथियम इमाइड बनाएगा, बाकी सारे क्या बनाएंगे, एमाइड बनाएंगे। ये इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत लंबे समय तक छोड़ रखने पे ये जो अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और ये एमाइड बना लेगा। उसके इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंज टू ब्रोंज कलर एंड बिकम्स डायामैग्नेटिक। कह रहा है अगर इस सॉल्यूशन को हम कंसनट्रेट करेंगे तो ब्लू कलर जो है ये ब्रोंज कलर में आ जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक। अब मैं इसमें कुछ चीज़ बताने वाला हूँ कि जो कलर है, कलर को कौन शो कर रहा है, अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन। यानी अगर क्वेश्चन आएगा कि द ब्लू कलर ऑफ द लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन इज ड्यू टू द, तो इसका आंसर जाएगा अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कंडक्टिंग पूछ लिया, कंडक्ट कौन कर रहा है, तो देखिए जहाँ पे भी एनायन मतलब कोई आयन रहेगा वो कंडक्टिंग रहेगा। अब देखिए अगर ख्याल से देखिए जो मेटल अम्यूनेट है इसके पास भी एक आयन है और जो अपना अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन है ये तो है ही एनायन है मतलब। तो कंडक्टिंग के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे अपना ये मेटल अम्यूनेट हो और चाहे अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन हो। बट कलर कौन शो कर रहा है, कलर सिर्फ और सिर्फ अपना अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। कौन सा कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है। सॉल्यूशन कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत लंबे समय तक छोड़ने पे ये अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, लिहाजा ये मेटल एमाइड बना लेगा, प्लस हमारा हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अगर इस सॉल्यूशन को हम कंसनट्रेट कर दें तो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्रोंज कलर में हो जाएगा और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। लिथियम मेटल यूज टू मेक यूजफुल अलॉय। आप देखिए इनके यूजेस की बात कर रहे हैं तो लिथियम काफ़ी यूजफुल अलॉय में काम आता है। फॉर एग्जांपल विद लेड मेक वाइट मेटल बियरिंग फॉर द मोटर इंजन। यानी लेड के साथ लिथियम को लगाएं, लिथियम प्लस लेड क्या बनाएगा, वाइट मेटल। आप भी अपने बुक में ऐसे लिख लें ताकि इसे आसानी से आप जब दोबारा पढ़ें आपको ख्याल में रहे। अब एल्युमिनियम देखिए, लिथियम तो कॉमन ही है, अब ए से एल्युमिनियम, ए से एयरक्राफ्ट, तो आपको ख्याल रहेगा। हालांकि एक बात बताने वाला हूँ अभी आपको, देखिए लिथियम और एल्युमिनियम का बनाएंगे एयरक्राफ्ट हैं। अगला क्या है, विद मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट। माजी देखो कहते हैं मार, कौन मारता हमें, माजी मारती हैं। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएगा, मार, आर्मर, आर्मर प्लेट, मार आर्मर प्लेट। यानी लिथियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम माने माजी, माजी मार। तो इससे आपको ख्याल रहेगा, देखो लिथियम तो कॉमन है कि लिथियम लेड के साथ बनाया क्या, वाइट मेटल। लिथियम एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम, ए से एयरक्राफ्ट बनाया। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से क्या बनाया, मतलब लिथियम प्लस मैग्नीशियम का बनाता है आर्मर प्लेट। इसको कैसे याद करेंगे हम कि लिथियम प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब मार, माजी मार, तो माजी मार, मार मार से याद आ जाएगा कि मैग्नीशियम आर्मर प्लेट। इट इज़ यूज इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। लिथियम जो है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने में इस्तेमाल होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे अगले मतलब क्लास 12 के चैप्टर्स में। सोडियम इज यूज इन द मेक NaPb सोडियम लेड alloy needed to make PbEt4 and PbMe4. These organo-loaded compound, organo-lead compound were earlier used as an anti-knock additive to the petrol। यानी पहले जब पेट्रोल में लेड हुआ करते थे तो ये एंटी नॉकिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब पेट्रोल मतलब लेड फ्री आते हैं, बट नाउ डू व्हीकल यूज लेड फ्री पेट्रोल। आगे एनसीईआरटी खुद कह रही है। लिथियम सॉरी लिक्विड सोडियम मेटल जो हमारे कूलेंट की तरह काम करता है इन फास्टर ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि वाटर का वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो पानी वहाँ वेपर बन जाएगा। इसलिए अब जब कोई बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो वहाँ पे हम कूलेंट के लिए सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम फिर कह रहा है पोटेशियम है जब वाइटल रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। अभी बता चुके हैं, हम पहले बता चुके हैं आपको। पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर की तरह। अगर आप अब बेटर रहेगा कि आप ऐसे यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में से लिख लें कि KCl फर्टिलाइज़र। अगर आप मतलब जैसे लिखे रहेंगे तो जल्दी आपको ये याद रहेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सॉफ्ट बनाने में आता है। अब देखिए अगर लाइन आ गई तो बता दे रहे हैं। सॉफ्ट बनाने में दो मेटल काम आते हैं, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम के सॉफ्ट कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो पोटेशियम वाली सॉफ्ट है मतलब मोस्टली नहाने काम आएंगी। और दूसरा क्या, सोडियम, सोडियम सॉफ्ट क्या होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। तो सॉफ्ट किसकी होंगी, पोटेशियम की। हार्ड सॉफ्ट किसकी होंगी, सोडियम की। यानी सॉफ्ट पोटेशियम की, हार्ड सोडियम की। इट इज़ आल्सो यूज एज अ
एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी KOH। अभी बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम, जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे जब हमें CO2 का मतलब टेस्ट करना होता है, तो वहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जो CO2 क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहाँ से आपको लाइन याद रहेगी कि जो KOH है वो CO2 को काफ़ी बढ़िया एब्जॉर्ब करता है। सीलिजियम इज यूज्ड एज अ डिवाइजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बता चुका हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन काफ़ी इजीली निकल जाता है, तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम आता है। अब इनके हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ऑन कंबसन इन द एक्सेस ऑफ एयर, लिथियम फॉर्म ऑक्साइड, थोड़े बहुत पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड, जबकि पोटेशियम, रुबीडियम, सीलियम क्या बनाएंगे, पर सुपर ऑक्साइड। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन द प्योर कंपाउंड ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में बी प्रिपेयर्ड। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द peroxide or superoxide as the size of the alkali metal ion increases। वही बात कह रहा है कि ऑक्साइड्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी, जबकि सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी जो है साइज इंक्रीज होने के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इज ड्यू टू द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द लार्ज एनायन बाय द लार्ज केटायन थ्रू द लैटिस एनर्जी इफेक्ट। ये आप पूरे केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं कि लार्जर द एनायन लार्जर द केटायन स्टेबिलिटी लार्जर, या स्मॉलर द केटायन स्मॉलर द एनायन स्टेबिलिटी लार्जर। तो द दीज ऑक्साइड आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर, ये बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज होंगे वाटर से और बना लेंगे अपना हाइड्रोक्साइड। देखिए अगर नॉर्मल ऑक्साइड है तो बनाएगा हाइड्रोक्साइड, अगर पर ऑक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड के साथ में एक पर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, एक पर ऑक्साइड बनाएगा, H2O2। अगर ये सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइड कैसा है, ये पैरामैग्नेटिक गैस, आपको ख्याल लीजिए कैसा था, डायामैग्नेटिक, कैसा है, डायामैग्नेटिक, या क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो अगर आप पैरामैग्नेटिक, तो अपने हाइड्रोक्साइड के साथ में पर ऑक्साइड तो बनाएगा बनाएगा, प्लस एक पैरामैग्नेटिक गैस भी रिलीज करेगा जो कि O2। तो आप ऐसे ख्याल रखेंगे कि नॉर्मल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड प्लस पर ऑक्साइड बनाएगा, जबकि जो सुपर ऑक्साइड है ये अपना हाइड्रोक्साइड प्लस पर ऑक्साइड के साथ साथ में एक अपना क्या नाम है, पैरामैग्नेटिक गैस भी रिलीज करेगा। डीज द ऑक्साइड एंड द पर ऑक्साइड आर कलरलेस, क्योंकि डायामैग्नेटिक है, प्योर। बट सुपर ऑक्साइड जो येलो या ऑरेंज कलर का है, क्यों, क्योंकि ये अपना पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक कलरलेस, पैरामैग्नेटिक कलर्ड। द सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक, लाइन कह रहा है। सोडियम पर ऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कह रहा है जो सोडियम पर ऑक्साइड है यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगा। बाकी CO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि फिर वही बात करेगा, O2 आयन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑर्बिटल में जाता है। इसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। द हाइड्रोक्साइड विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड वाटर और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि यहाँ पे एक लाइन हमें ख्याल रखनी है कि जितनी हाइड्रोक्साइड है ये कैसी है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। The alkali metal hydroxide are strongest of all the base and dissolve freely in the water with the evolution of the much heat on the account of intense hydration। हम पूरी उसे अभी अपना इतना ख्याल रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ग्रुप 1 वाले होते हैं। एक अलग से इसमें मैं वीडियो में पूरा बता दूंगा बेसिक कैरेक्टर कि किसका बेसिक नेचर कितना ज़्यादा होता है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी आप इतना ख्याल रखना है कि ग्रुप 1 का बेसिक नेचर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बाकी हाइलाइट्स अगली बार में।